नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। आज सुबह प्रशासन की टीम ने बेगम बाग कॉलोनी में मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक मकानों पर कार्रवाई की गई। वहीं कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। बता दें कि उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा ली जिस शर्तों का उल्लंघन करने पर बेगम बाग कॉलोनी में 28 भवन स्वामियों को नोटिस देकर अवैध अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी थी। इसके बाद कुछ दिनों पहले 2 मकानों को तोड़ दिया गया था। आज फिर प्रशासन द्वारा 7 मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। सुबह नगर निगम विकास प्राधिकरण और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और मकान तोड़ने का काम शुरू किया। इसमें जेसीबी मशीन की मदद ली गई। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। वहीं इस मार्ग पर यातायात भी प्रतिबंधित कर दिया गया। उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी ने बताया कि यहां कुल 28 मकान तोड़े जाने हैं और बाकी बचे मकान भी जल्द ही हटा दिए जाएंगे। सीएसपी मयूर खंडेलवाल के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मौके पर 500 से अधिक का पुलिस फोर्स तैनात है। आज बेगम बाग में जो रोड चौड़ीकरण होना है उसके अंतर्गत यूडीए का बहुत पहले से प्लान आया हुआ था। तो जो भी अतिक्रमण वाले क्षेत्र थे, अतिक्रमण वाले घर हैं, उन पे 4 स्पॉट्स हैं, वहाँ पे 7 घर हैं, उन्हें तोड़ करके हो रहा है। तो इस प्रकार से जो ओवरऑल चौड़ीकरण की प्रोसेस है उसी का ही हिस्सा है। सर, कितना फोर्स लगाया गया है सर यहाँ पर? लोगों ने विरोध किया, चूँकि पहले से ही कन्वर्सेशन और नेगोशिएशन बातचीत हो रखी थी तो किसी प्रकार का विरोध देखने को नहीं मिला, पर फिर भी लगभग 250 का पुलिस बल लगा हुआ है। यातायात व्यवस्था भी हरी फाटक चौराहे से और कोर्ट मोहल्ला चौराहे से डाइवर्ट करके रखी हुई है। इसके अलावा भी रिजर्व में ऑल बल उपस्थित है हमारे पास। ये उज्जैन विकास प्राधिकरण की हरी फाटा योजना है। हरी फाटक योजना जो बनाई गई थी पूर्णतः रेसिडेंशियल थी। इसमें जो मेन रोड पर ये इस रोड पर लगभग 28 से 30 लीज को इस कारण निरस्त किया गया था सन 2023 में, 2023 में, क्योंकि यहाँ पर जो लीज़ की शर्तों का उल्लंघन पाया गया था। स्पेशली चूँकि ये रेसिडेंशियल है, कमर्शियल उपयोग किया जा रहा था, या फिर प्लॉट्स के डिवीज़न भी कर दिए गए थे। इसी आधार पर लीज़ निरस्त की गई। लीज़ निरस्ती के पश्चात चूँकि भूमि है वो विकास प्राधिकरण की हो जाती है। विकास प्राधिकरण की भूमि मानते हुए जो निर्माण है वो अतिक्रमण के रूप में कंसिडर किया जाता है। MPLRC के सेक्शन 248 के अंतर्गत इसमें सुनवाई की गई। अतिक्रमण मानते हुए उसमें अंतिम आदेश किए गए और अंतिम आदेश के पश्चात लोगों को लगभग 7-8 दिन का समय दिया गया, समझाइश दी गई। यही कारण है कि आज जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम की टीम के माध्यम से सारा लोगों ने बहुत कुछ सामान हटा भी लिया था। शांतिपूर्वक इन सभी को हटाते हुए टोटल जो यहाँ पर प्राधिकरण के द्वारा जो अलॉटेड प्रॉपर्टीज़ थी वो 4 थी, लेकिन जो 4 के डिवीज़न करके जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए वो 7 है। टोटल 7 तोड़े जा रहे हैं। अब वो कितने बाकी? नहीं, यदि हम देखें तो इस पूरी रोड पर लगभग 28-29 जो लीज है निरस्त की गई है, लेकिन बाकी पर किसी न किसी माननीय न्यायालय पर कोई ना कोई कार्रवाई प्रचलित है। तो वो कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात फिर उस पर यदि लगता है तो यथोचित न्यायानुसार कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने जामनगर दौरे पर बोले, मध्य प्रदेश में वन्य संपदा और जैव विविधता की भरपूर संभावनाएं हैं। वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन के लिए एक व्यापक अभियान पर काम चल रहा है। हम इस दिशा में और गंभीर निर्णय लेने की प्रक्रिया में हैं, जो प्रदेश को नई पहचान देगा। जामनगर दौरे का मकसद गुजरात के मॉडल को समझना और उसे मध्य प्रदेश में लागू करना है। वन्य जीव, जंगलों और प्रकृति संरक्षण को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश वन्य पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण में देश का अग्रणी राज्य बने, यही हमारा उद्देश्य है। मुझे हमारे वन्य जीव की दृष्टि से मध्य प्रदेश पूरे देश में, जैसे फॉरेस्ट का एरिया हमारा बहुत ज्यादा है, उसी प्रकार से परमात्मा की दया से और हमारे सभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वन्य प्रेमियों के कारण से हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के वन्य जीव, जैसे टाइगर, देश में सबसे ज्यादा टाइगर अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में है। लेपर्ड, तेंदुए की संख्या भी पूरे देश में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है। गिद्ध, वल्चर, ये भी पूरे देश में सबसे ज्यादा हमारे अपने राज्य के अंदर ही है। मगर, घड़ियाल, अब तो हमारे यहाँ किंग कोबरा भी लेकर के आए हैं। ऐसे में सभी जीवों के बढ़ती संख्या को सुरक्षित रखने के लिए रेस्क्यू सेंटर की भी आवश्यकता पड़ रही है। जब चीता भी हमारे यहाँ आए और दूसरे टाइगर अभयारण्य 2 हमने बनाए हैं। चीता के लिए भी पालनपुर कूनों के बाद अब गांधी सागर तरफ हमने उनको छोड़ करके एक नया पार्क डेवलप कर रहे हैं। तो उनमें हमारे अपने कई अधिकारियों को मैंने भेजा है
कि हमारे यहाँ रेस्क्यू सेंटर संभाग स्तर पर स्थापित होना चाहिए। अभी एकमात्र रेस्क्यू सेंटर हमारा अकेला भोपाल वन विहार में है, क्योंकि जानवर जब घायल होता है तो उसको सही समय पर सही इलाज मिल जाए और उसी आबो हवा से वापस उसको छोड़ दे। कई बार हमने महाकौशल से पकड़ के लाए और उसको रेस्क्यू करके भोपाल में रखते हैं तो उसको यहाँ के वातावरण आबो हवा में दिक्कत आती है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जब पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है तो उस दृष्टि से हमारे यहाँ जू भी बढ़ना चाहिए। तो जू की दृष्टि से भी हमने पिछले बजट में भी 2 जू करने की घोषणा की थी और कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे करके पूरे संभाग केंद्रों पर भी हम ये वन्य प्राणियों की जन जागरूकता के साथ साथ उनकी देखरेख करते हुए और खास करके बूढ़े, अपारिज, लावारिस इस प्रकार के वन्य प्राणी जिनको उनका जीवन बचाया जा सके, जिससे कई बार गाँवों में जंगल में घटना होती है उससे भी बचा जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा ये जो पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ रेस्क्यू सेंटर और एक तरह से जू है गुजरात में, मैं आज उसको स्वयं भी देखने जा रहा हूं। मैंने बीच में टीमें भेजी थी और हम उम्मीद करेंगे कि आपस में हमारे जानवरों का भी आदान प्रदान करें। जो हमारे यहाँ जानवर अधिकता में है उनको जरूरत होगी या वो रेस्क्यू से उनको सुविधा से बचा सकते हैं, तो आपस में हर एक प्राणी की रक्षा भी कर सकें और इस तरह से हमारे राज्य में भी क्या विकास हो सकता है। हमने बीच में कोशिश की हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर वेटनरी हॉस्पिटल खोलने की, वेटनरी कोर्स खोलने की, ताकि अधिकांश ऐसे जो वन्य जीवों से संबंधित चिकित्सक भी तैयार हो सके। मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में जब काम कर रही है तो हमारे यहाँ वन्य संपदा और वन्य जीवों से जुड़े मसले पे काफी काम कर सकते हैं। उस दिशा में ये बड़ा अभियान हमारा जो चल रहा है, मैं उसमें गंभीरतापूर्वक और कुछ निर्णय करने वाला हूँ। इस दृष्टि से आज मेरा गुजरात दौरा है, जामनगर का वो स्थान है। हम तो आपके माध्यम से ये भी अपील करेंगे कि कभी बाकी को भी मौका मिले तो वन्य प्राणियों से अपनी निकटता बढ़ाइए और कभी कोई इस कारण से कोई वन्य प्राणी खतरे में दिखाई दे, किसी की जान पर संकट आ जाए तो नजदीक के फॉरेस्ट ऑफिसर से या जिला प्रशासन से संपर्क करें। हम हर व्यक्ति की जिस प्रकार जान की चिंता करते हैं ऐसे वन्य जीवों के प्रति भी उतने ही गंभीर है। आइए हम सब मिलकर के इस इकोसिस्टम का चिंता करें। बहुत धन्यवाद। कांग्रेस में इन दिनों संगठन सृजन अभियान चल रहा है, जिसके चलते नए शहर और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति अगले महीने तक कर दी जाएगी। इसमें मैदानी कार्यकर्ताओं की राय भी ली जाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने आज उज्जैन में मीडिया के साथ बातचीत में बताया कि कांग्रेस को मजबूत करने के उद्देश्य से संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से नए शहर और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है, जो अपने प्रभार वाले शहरों में जाकर आम जनों और पार्टी कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर अपनी रिपोर्ट 30 जून तक सौंप देंगे। इसके बाद जुलाई तक नए अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जाएगी। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन अभियान चालू हो गया है। मध्य प्रदेश के सारे जिलों में एआईसीसी से एक पर्यवेक्षक भेजा गया है, जिसके काम के 3 लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य तो ये कि जो निर्णय हो रहे हैं वो बंद कमरों में ना हो। जैसे मोदी जी अपने मन की बात जनता पर थोपने का काम करते हैं, ये उनका मॉडल है कि भाई कमरे में बैठे रहो और ज्ञान देते रहो और किसी दूसरे की बात ना सुननी है, ना समझनी है, ना रायशुमारी करनी है, ना संसद का विशेष सत्र बुलाते हैं, ना सर्वदलीय बैठकों में जाते हैं। एक ये मॉडल है। और एक राहुल गांधी जी का मॉडल है, जो कहते हैं कि जन जन के बीच जाकर जनता की नब्ज टटोलकर जनता से रायशुमारी कर कर पार्टी के बड़े निर्णय होने चाहिए। और इसी दृष्टि से पहला लक्ष्य जो है वो निर्णय का विकेंद्रीयकरण है। ब्लॉक स्तर पे जाकर, जहां संभव हो सके मंडल स्तर पे जाके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में बैठकर संगठन के पदाधिकारियों को नियुक्त करना। इसी श्रृंखला में जो दूसरा लक्ष्य है वो जिलाध्यक्ष बनाने का लक्ष्य है। जिलाध्यक्ष है, अगर हम उज्जैन शहर की बात करें तो शहर अध्यक्ष बनाने की बात है। जिलाध्यक्ष जनवादी हो, जनता के मुद्दों पर राजनीति करने वाला रहा हो, इसी के साथ साथ मुखर भी रहा हो, मुद्दे उठाए। और मुझे तो यहाँ लगता है, चूंकि ये मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, तो जो एक विपक्ष के नेता के रूप में भी एक अच्छे से सक्रिय भूमिका निभाए, कांग्रेस की समावेशी, उदार, मानवतावादी, धर्मनिरपेक्ष, विकासशील विचारधारा को
जन जन तक ले जाकर संगठन को मजबूत करें, क्योंकि जिला अध्यक्ष मुझे लगता है संगठन की रीढ़ की हड्डी है। जितना मजबूत होगा उतनी ताकत सशक्त हमारा संगठन बनेगा। और तीसरा लक्ष्य कि जिला अध्यक्ष के माध्यम से हम ब्लॉक, वार्ड, मंडल और गांव-गांव तक हम पहुंचने का काम करें, वो अध्यक्ष भी बनाएं और वो समितियां भी बनाएं। नहीं, देखिए, उम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन हम सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी इसे देखेंगे और ये तमाम गुण जो मैंने आपको बताए। और मैंने प्रेस वार्ता में एक और बात कही कि एक बार राहुल गांधी जी ने हम सबसे पूछा कि नेता कैसा होना चाहिए। किसी ने कहा नेता वो जिसके पीछे लोग हो, भीड़ हो, किसी ने कहा नेता वो जो दूरदर्शी हो, किसी ने कहा नेता वो जो बहुत अच्छा वक्ता हो। राहुल जी ने कहा ये सब गुण अच्छे हैं, पर नेता वो जो दूसरे की प्रतिभा और क्षमता को निखार कर नई लीडरशिप भी पैदा करे। तो ये तमाम गुण जिस नेता में हो, ऐसा हम जिलाध्यक्ष पूरे मध्य प्रदेश में चुनने का काम करेंगे। और मैं रवींद्र नाथ जी की यहाँ पर पंक्तियां जरूर कहना चाहती हूँ कि ध्वंसा विशेष के विगत चिन्ह जब मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर उसी जगह फिर नए सुमन, फिर नए उपवन, फिर नए भवन, फिर नए सृजन हो जाते हैं। देखिए, हम ये कोशिश करते हैं कि 45-50 साल जो युवा लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, पर जोश के साथ अनुभव का भी अगर समन्वय हो तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा कोई एक मुझे लगता है कोई नियम नहीं बनाया गया है उम्र को लेकर, पर हम कोशिश करेंगे सामाजिक न्याय हो, नौजवान लोग भी बने, जहां अनुभव की ज़रूरत हो हम उसको भी जोड़ें। और आपने अच्छा सवाल पूछा, सारे पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट 30 जून तक दे देंगे। उसके बाद प्रदेश के नेतृत्व और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की बैठक के बाद मुझे लगता है कि जुलाई के महीने में नए शहर अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष बनेंगे। कुछ ऐसे अपवाद जरूर हो सकते हैं कि जहां पर हाल ही में कोई जिलाध्यक्ष बना हो और बहुत सक्षम हो और उससे ज्यादा बेहतर व्यक्ति ना हो, तो उसे भी कंटिन्यू किया जा सकता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार की मध्य प्रदेश में संचालित योजनाओं में भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा हमला बोला है। एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई थी। अब कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के दावों पर सवाल भी उठाए हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जो गरीबों, किसानों और ग्रामीण जनता के उत्थान के लिए शुरू की गई थी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। जल जीवन मिशन से लेकर स्वच्छ भारत मिशन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं में अरबों रुपए के गबन, फर्जी बिलिंग और कागजी प्रकृति का घिनौना खेल सामने आया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों का बखान किया, जबकि हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश में केंद्र की हर योजना भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। ये भ्रष्टाचार न केवल जनता के विश्वास को ठेस पहुंचा रहा है, बल्कि गरीबों, किसानों और ग्रामीणों के हक को छीन रहा है। जीतू पटवारी ने जिलेवार हुए घोटाले की जानकारी देते हुए बताया कि जब ग्रामीण महिलाएं पानी के लिए मीलों पैदल चल रही हैं, गरीब बेघर हैं और किसान कर्ज के बोझ तले दब रहे हैं, तब ठेकेदारों, अधिकारियों और बिचौलियों की जेबें भर रही हैं। जल जीवन मिशन में 21,000 करोड़ तक का अनुमानित घोटाला और स्वच्छ भारत मिशन में 13 करोड़ 21 लाख रुपए का खुलासा 13 करोड़ 21 लाख का खुलासा इस भ्रष्ट तंत्र की पोल खोलता है। प्रतिशत घपला और गबन हो रहा है, 50%। कोई ठेकेदार ऐसा हो जो टेंडर लगाने से पहले अगर आज कमीशन नहीं कटवाता, वो आए, उसका नागरिक अभिनंदन करेंगे। कोई मध्य प्रदेश का ऐसा ठेकेदार जो बिना पैसे लिए दिए ठेका ले लेता हो, कृपया वो भी आए। मैं आपका नागरिक अभिनंदन करना चाहता हूं। किसी भी सड़क का हो, स्कूल का हो, बिल्डिंग का हो, किसी भी विभाग का ठेकेदार हो, अगर बिना कमीशन से उसका काम चल रहा है तो कृपया आइए, मध्य प्रदेश को ईमानदार बनाने में हमारा सहयोग कीजिए। एक भी करप्शन कितना प्रतिशत होगा भैया? 40? पक्का? मैं नहीं बोल रहा, 50%। मुझे करेक्ट कर रहे हैं मैडम पत्रकार जी। तीसरी बात, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। मोदी जी का सपना है 81 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी चौथी इकोनॉमी, और 81 करोड़ लोगों को सरकारी राशन। गजब की इकोनॉमी बनी यार। उधर दुनिया के चौथे नंबर पे पहुंची और इधर 81 करोड़ रुपए राशन की दुकान पे लग गए। 81 करोड़ लोग, 15%, 17%, 18% लोगों के पास 78% संपत्ति, बाकी सब गरीब। मैं सारे पत्रकारों को चुनौती देता हूं, आपको भी मैडम, इस 11 साल में
अगर आपकी एक की भी तनख्वाह बढ़ी हो तो बताओ मुझे, इस महंगाई के दौर में अगर बढ़ी तो बताओ, मैं गलत हूं तो मैं सुधार करूंगा। तो फिर ये 11 साल बेमिसाल आखिर गए कहां? एक व्यक्ति की इनकम नहीं बढ़ी देश में, गरीब आदमी की 80% लोग गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हैं, मिडिल क्लास सबसे ज्यादा परेशान दुखी है, मोदी को वोट देता है और कहता है मैंने क्या पाप कर दिया। तो मैं समझता हूं एक व्यक्ति की इनकम नहीं बढ़ी, खाद्य सुरक्षा पर जितना करप्शन होता है, गबन होता है, कोविड में लोग घर में थे, ये खाद्य सुरक्षा में राशन बांट रहे थे, अद्भुत और अकल्पनीय। अब आए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसा मैंने लिंग अनुपात में बताया, इससे संबंधित जितने भी योजनाएं चलती उनमें भ्रष्टाचार है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऐसे कई भ्रष्टाचार की लिस्ट है। मेरा गला दर्द हो रहा है तो मैं ये आपको भेज दूंगा। मेरा मानना इतना ऐसा है, मैंने बहुत व्यंग्यात्मक तरीके से अपनी बात कही, पर बात बहुत गंभीर थी। मध्य प्रदेश का चेहरा 40-50% कमीशन का बन गया है। अभी स्थानांतरण नीति चल रही है, स्थानांतरण नीति। टीचर आते हैं मेरे पास, जत्थे के जत्थे आते हैं, उनको कहा गया कि कमलनाथ जी ने किया था 1 क्लिक में टीचरों को अपनी जगह दी थी 15 साल बाद, उस नीति को एप्लीकेबल फिर करेंगे। तारीख पे तारीख बढ़ रही है, पर बिना पैसे जो टीचर पैसे लेके कहीं चला जाएगा और मैनेज कर लेगा उसका ट्रांसफर होगा। नहीं तो मोहन यादव जी, मैं आपको चुनौती देता हूँ, आपसे आग्रह भी करता हूँ, टीचर जो होता है ना, शिक्षक, ये समाज का आईना होता है, ये समाज का दिशा निर्देशक होता है, ये अपने बच्चों के भविष्य को बनाने वाला एक तरह से एक हथियार होता है, एक मार्गदर्शक होता है। अगर आपने नीति बनाई, 40,000 से ज़्यादा आवेदन आए, तो फिर 1 क्लिक में आप आपका मैनेजमेंट करके उनका ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर रहे? अभी लगातार करप्शन की सारी खिड़कियां खोल दी, और ये टीचर जिसकी तनख्वाह, टीचर कभी करप्ट नहीं हो सकता है, अगर हो भी सकता है तो समय की करप्शन करता है। नौकरी पे नहीं जाएगा, अपना पीरियड नहीं लेगा, 2-4 दिन की छुट्टी बिना कहे मना लेगा, ये करप्शन टीचर कर सकता है। उसके पास आर्थिक तो कुछ होता ही नहीं है, तो समय का करप्शन करे तो कर ले, आर्थिक करप्शन टीचर नहीं कर सकता। अगर उससे भी आप करप्शन की जगह खोलोगे तो आखिर ये दिशा देने वाला समाज को अगर विकसित रहेगा तो अच्छा समाज कैसे बनेगा, अच्छा प्रदेश कैसे बनेगा? तो मेरा आग्रह है, टीचरों ने जो आवेदन किया, आपने नीति बनाई, 1 शॉट में सबके साथ न्याय करो। कांग्रेस पार्टी ने तो टीचरों के साथ आंदोलन करेगी। अभी मैंने कल भोपाल, दिल्ली में हमने कहा था, बेसिक रूप से बीजेपी, मोदी और आरएसएस संविधान विरोधी है, अंबेडकर विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, दलित विरोधी है। और ये बात जब इतनी दृढ़ता से कहते हैं तो इसके पीछे तथ्य है, साक्ष्य। अभी संविधान विरोधी तो बीजेपी ने कबूल किया, आपकी बार 400 पार, इसलिए कि संविधान बदलना है। कई नेताओं के क्लिपिंग है, बोलने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में 28 जगह लिस्ट है मेरे पास, लिस्ट लाओ वाली, इसमें निकालो भैया अंबेडकर की प्रतिमा कहाँ नहीं लगने दे रहे हैं, देंगे वो भी लिस्ट देंगे। 28 जगह बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगने पर विवाद है और सरकार मौन है। आखिर ग्वालियर में प्रतिमा एक प्रतीक है, सोच उसके पीछे। हम प्रतिमा के पक्ष में इसलिए कि सोच से लड़ना है। तो लगातार अंबेडकर को कोसने वाले लोग, उनका खिलाफत करने वाले लोग, अंबेडकर की पैरवी मुख्यमंत्री जी ने की। मैंने किसी चैनल पे देखी है भी कल, अपने भास्कर.com में, आई डोंट नो कहीं पे देखी, तो वो कह रहे हैं कांग्रेस विरोधी है। कांग्रेस कह रही है कि बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगनी चाहिए। अगर आप अंबेडकर के समर्थक हैं तो लगाओ, हम आपका भी नागरिक अभिनंदन करेंगे, मुख्यमंत्री का भी करेंगे। हमें कोई राजनीतिक द्वेष भाव नहीं, कोई वैचारिक द्वेष भाव नहीं। अंबेडकर जी देश के संविधान के निर्माता है, उनने निर्माण किया। कांग्रेस पार्टी ने देश के संविधान को लागू किया।
देश के संविधान को आज का नागरिक नहीं बचाएगा, आज की राजनीतिक दल के विचारधाराएं नहीं बचाएगी। राहुल गांधी जी क्यों संविधान की पुस्तक लेकर देश भर में घूम रहे हैं? इसलिए कि आपके अधिकार सुरक्षित रहे, राजनीतिक लाभ हानि का विषय नहीं है। आम नागरिक के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहे। राजनीति अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी के 11 साल 167 देशों में 41वें नंबर पर है हम लोकतांत्रिक सूचकांक में। हमारे चुनाव प्रणाली पे भरोसे, वो भी कम होता जा रहा है। तोता बन गया चुनाव आयोग, बाकी संस्थाएं सब पंगु है। नरेंद्र मोदी जैसा चाहते हैं विचारधारा के लोग बिठाते हैं। जो शिक्षा प्रणाली है उसको दूषित कर दिया इस नए 11 साल में। तो बहुत सी बातें हैं जो कानून, ला, भरोसा, कानून पे भरोसा, न्याय इंसाफ का तराजू, आंखों पे पट्टी, जिसकी हम बात करते हैं। 139 देशों में 79 स्थान पर है, गुण 80 स्थान पर है भारत। न्याय के भरोसे में भ्रष्टाचार, नियंत्रण, कमजोरी, ये स्थिति बनी है। अभी मोहन यादव जी ने कल बयान दिया, मैंने अखबारों में देखा कि जो लोग पाकिस्तान परस्त बात करते थे अब वो भारतवर्ष की बात करते हैं। बिरयानी इनका प्रधानमंत्री खाने जाए बिना बुलाए, जिन्ना की मजार पे इनके नेता चादर चढ़ाए, इनका विदेश मंत्री पाकिस्तान को बताए कि हम यहां हमला करेंगे। पाकिस्तान परस्त तो बीजेपी है, हम तो हैं जिन्होंने 2 किए 14 दिन में, बांग्लादेश बनाया, घुटनों पे लाए। और मोदी जी ने 14 दिन में क्या किया? ट्रंप की रोज बातें सुनी, हाथ जोड़े, पेड़ छुए, और ट्रंप कहता है मैंने कहा मोदी जी बंद करो, नहीं तो रोज कहता है, क्यों नहीं बोलते हो आप? ये भी 14 दिन चला। कौन है पाकिस्तान परस्त? दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाना है। ये कैसा विश्व गुरु बना कि विश्व के एक ऐसे नेता से रोज डर रहा है जिससे हमें बरोबरी करना है, जिसको देश को समतुल्य लाना है, उससे बड़ा देश बनाना है। अब मोहन यादव जी की बात करें दूसरे पक्ष में। नरेंद्र मोदी जी के 11 साल में मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र की योजनाओं की स्थिति क्या है? हमारे सभी सम्मानित प्रवक्तागण, भारतीय जनता पार्टी के 11 वर्ष का अवलोकन और उस पर चर्चा करने के लिए आपके बीच में है। बिना किसी विलंब के इन 11 सालों में क्या खोया, क्या पाया, आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता है। हम तो सिर्फ आपको याद दिला रहे हैं। 11 सालों में जो निर्णय हुए हैं और उन निर्णयों से भारतीय जनमानस के ऊपर किस तरह की प्रतिक्रिया हुई है, उसकी कहानी माननीय जीतू पटवारी जी आपसे कहेंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपसे मुखातिब हों। बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष शिक्षा रखने का प्रावधान है, जिसके तत्व में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विशेष शिक्षक रखे गए आपके शिक्षक, जिनको मात्र 14,000 रुपया मानदेय दिया जाता है और जिनका कार्यकाल से 7 से 8 महीने का रहता है। उसके बाद में 3-4 महीने विशेष शिक्षक जो है बिना बेरोजगारी की स्थिति में रहता है और उनकी सर्विस कंडीशन एवं इक्वल पे और सर्विस कंडीशन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 2021 में और 2022 में इक्वल पे ऑर्डर हुआ था। अभी 2025 में 7 मार्च को ऑर्डर आया है, जिसमें ये कहा गया है स्पष्ट रूप से कि जो भी स्पेशल एजुकेटर काम कर रहे हैं उनको पहले रेगुलर किया जाए और भर्ती निकाली जाए। फिर भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोई पहल नहीं की गई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की लगातार अवहेलना की जा रही है, जिससे विशेष शिक्षक बहुत ज्यादा अवसाद एवं बदहाल की स्थिति जी रहा है। तो हमारा न्यायालय से निवेदन है कि इस मामले पर आप संज्ञान लें और विशेष शिक्षकों को न्याय दिलाने का कष्ट करें, क्योंकि अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश देश में लागू नहीं होगा तो फिर देश में बसता कुछ नहीं है।